नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 15 में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ फ्रिंज एरियाज में और जून के डिस्कस करेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ई सेंटा प्रोजेक्ट की। क्या है एग्जैक्टली ई सेंटा प्रोजेक्ट? देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक वर्चुअली इनॉग्रेशन किया ई सेंटा का, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑग्यूमेंटिंग एनएसीएसए फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर। है क्या एग्जैक्टली? देखो, जैसा कि आप देखते हैं, अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो ईस्ट एशिया की छोटी छोटी ऐसी कंट्रीज तो फिशरीज में काफी प्रोमिनेंट है। उनका फिशिंग एक्सपोर्ट इंडिया को सरपास कर जाता है। चाइना एक मेजर इंडिया के लिए कॉम्पिटिटर है, थाईलैंड कॉम्पिटिटर, वियतनाम कॉम्पिटिटर है। तो अब इस हिसाब से आप देखेंगे कि इंडिया के पास एक तो 7500 किलोमीटर की शोर लाइन है, वो इंडिया को एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। वहां पे इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन से काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लस इंडिया के पास बहुत ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इनलैंड फिशिंग के भी, मत्स्य पालन के। अभी इनलैंड फिशिंग के चलते देखिए क्या होता है कि फार्मर्स, जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फिशिंग फिशेस की डिमांड बढ़ती जा रही है एज अ फूड। तो ऐसे में इंडिया एक काफी बेटर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और फिशरी एक्सपोर्ट में निकल सकता है आगे। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हम श्रिम्प कल्चर की बात करें, हम क्रैब्स की बात करें, तो ये काफी प्रोमिनेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड में। लोग इन्हें कंज्यूम करते हैं, चाइना में काफी प्रोमिनेंट है। अब ऐसे में इनके कंजप्शन के लिए इंडिया को रेडी होना पड़ेगा। तो इंडिया ने क्या सोचा कि हम एक ई सेंटा प्रोजेक्ट बनाते हैं सेंटा फिशिंग के लिए। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है ये ई सेंटा। ये क्या करता है, प्लेटफॉर्म देता है, एक्वा फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है एक्वा प्रमोटर्स, एक्वा एक्सपोर्टर्स और एक्वा फार्मर्स, तो मत्स्य पालन करने वाले लोगों को एक्सपोर्टर से मिलाता है। अब इससे देखो क्या बेनिफिट होगा, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, लाइफस्टाइल बेटर होगा, सेल्फ रिलायंस होगी, क्वालिटी लेवल होगा, ट्रेसेबिलिटी ऑफ एक्वा फार्मर्स होगा। फार्मर्स यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स इनको सर्च कर पाएंगे। एक्सपोर्टर्स इनसे प्रोड्यूस खरीद के उसको प्रोसेस करके पैक करके वर्ल्ड की मार्केट्स में पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा, इंडियन फिशेस की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। इंडियन फिशेस की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने के देखो बेनिफिट्स क्या क्या है, डॉलर अर्निंग बढ़ेगी, हमारा जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मजबूत होगा, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सेल्फ रिलायंट होगी और बहुत जल्द हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, ऐसे एरियाज जहां पे फार्मर्स इस फिशिंग पे अपने आप को रिलाय करा सकते हैं, वो फार्मर्स क्या होंगे, एग्री बेस्ड कम्युनिटीज से हटके इसको भी एक ऑल्टरनेटिव इनकम बना लेंगे। और जैसे एक ऑल्टरनेटिव इनकम बनेगी, फार्मर्स जो है वो काफी ज्यादा, आप समझिए, काफी बेटर इनकम अर्निंग्स कर पाएंगे। तो क्वालिटी लेवल्स बड़े हैं, ट्रेसेबिलिटी बड़ी है, एक्वा फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिट्स यहाँ पे हुए हैं। अब देखो इसमें क्या है, नेशनल सेंटर फॉर एक्वा सस्टेनेबल एक्वा कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपीडीए का ही पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कर रही है, इसको ऑपरेट कर रही है। ये फार्मर की इनकम जो है वो बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, मरीन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। अगला जो हमें देखना है वो हमें देखना है चेनाब ब्रिज। नाम सजेस्ट कर रहा है, चेनाब रिवर पे है चेनाब आर्क ब्रिज, 1315 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, 359 मीटर्स पे बनाया जा रहा है। ये टॉलेस्ट रेल ब्रिज होगा वर्ल्ड में। इंडिया को एक और अचीवमेंट मिलेगा, एक और अकोलेट मिलेगा टॉलेस्ट रेल ब्रिज बनाने में चेनाब रिवर पे। फायदा क्या होगा, फायदा होगा कश्मीर में डेवलपमेंट का। कैसे पहुंचेगा डेवलपमेंट, देखिए किसी भी एरिया को डेवलप होने के लिए वहां इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है, वहां के यूथ के पास जॉब्स होना जरूरी है और वहां का आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली कश्मीर वैली जो है, अगर वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी उसको मिल जाएगी इंडिया के बाकी पार्ट से, तो ऑटोमेटिकली वहां इंडस्ट्रीज लगने लगेंगी, मालवाहक जो है ट्रेनें चलने लगेंगी। अब जब ये इंडस्ट्रीज लगेंगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो वहां पे लोगों को इनकम में इंक्रीमेंट मिलेगा और लोग प्रॉस्परस होंगे, और जब लोग प्रॉस्परस होंगे तो ऑटोमेटिकली टेररिज्म डिफीट होगा। तो एग्जैक्टली इसी को चल ध्यान में रखते हुए 111 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है कटरा बनिहाल का। अब देख वहां पे ये क्रूशल रेल लिंक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन को जोड़ेगा और ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं काफी ज्यादा ऑल वेदर कनेक्टिविटी के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ ऑल वेदर टनल्स बनाई हैं, तो उसी का पार्ट एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। रेलवे नहीं तो रोडवेज, रोडवेज नहीं तो एयरवेज, मतलब इस तरह से कनेक्टिविटी होगी तो आपको बेटरमेंट दिखेगा। चाइना भी इसी तरह से अपने नुक एंड कॉर्नर को कनेक्ट कर चुका है, इसलिए चाइना प्रॉस्पर करता है। अब देखो इस ब्रिज के बेनिफिट्स क्या है, अर्थक्वेक को विथस्टैंड करेगा 8 रिक्टर स्केल से ऊपर के, यानी भारत में आने वाले जो अर्थक्वेक्स हैं उनको ये झेल लेगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा कश्मीर की और ऑटोमेटिकली जॉब्स और प्रोस्पेरिटी ये वहां पे लेके आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं पाइथन 5 क्या है। देखो इंडिजिनस है, सबसे पहले नाम है पाइथन लेकिन है इंडिजिनस। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस ने एक 5th जनरेशन पाइथन एयर टू एयर मिसाइल ऐड की है। ठीक है, पाइथन 5 क्या है, एक मिसाइल है, पाइथन है लेकिन है इंडिजिनस, याद रखिएगा। और कहां डिप्लॉय होगी, तेजस पे डिप्लॉय होगी। इंपॉर्टेंट बात है, तेजस पे डिप्लॉय होगी। 5th जनरेशन है, एयर टू एयर है, पाइथन है एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने वाला। अब ये सेकेंड एएम है, इजरायली ओरिजिन की है, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है आपके तेजस फाइटर में। सॉरी, इंडिजिनस नहीं है, ये मिसाइल है इजरायली, इसको करेक्ट कर लीजिए, इजरायली है और इसको हम इंडिजिनस एयरक्राफ्ट पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसका प्लीज करेक्शन कर लीजिए, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट पे हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं तेजस पे। अब एक्जैक्टली इसके फीचर्स देख लेते हैं। इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, 20 किलोमीटर की रेंज है। देखो तेजस भी लाइट वेट है, तो इस पे डिप्लॉय होने वाली जो मिसाइल्स है वो बहुत लंबी मार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ बॉर्डर एरिया से आप 20 किलोमीटर काफी हो जाता है। ठीक है, तो बॉर्डर की उस तरफ कैपिटल तक पहुंच जाएगी। अब अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखेंगे कि मिसाइल जो है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज पे काम करती है, और सबसे बड़ी बात है ये रडार गाइडेड वेपन है जिसका रेंज 50 किलोमीटर के तक देखा जाता है। तो काफी अच्छी है इंडिया की डिफेंस फोर्सेज में अगर ये इनकॉर्पोरेट हो जाती है, फाइनली आ ही गई है। अगला में पढ़ना है सिप्री के बारे में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। सिप्री क्या कह रहा है, सिप्री ने एक इंडिपेंडेंट एक रिसर्च की है यहाँ पे और एक रिपोर्ट लेके आई है सिप्री। तो अब देख लेते हैं पहले सिप्री क्या है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ये रिसर्च के लिए जाना जाता है कन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल और डिसआर्मामेंट, यानी वर्ल्ड पीस की बात करता है और इन एरियाज में रिसर्च करता है। इसका लेटेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस अप्रैल 2021 में पब्लिश किया गया था। इंडिया स्पेसिफिक बातें देख लेते हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है यहाँ पे 2020 में। यूएस और चाइना के बाद इंडिया सबसे ज्यादा बड़ी ऐसी कंट्री है जो मिलिट्री में पैसा खर्च करती है। यूएस चाइना की जीडीपी काफी बड़ी है, इंडिया की जीडीपी अकॉर्डिंगली छोटी है, लेकिन फिर भी इंडिया काफी ज्यादा ध्यान देती है अपनी डिफेंस फोर्सेस पे। यूएस लगभग 39% जो मनी है उसको मिलिट्री पे ग्लोबली स्पेंड करता है। चाइना 13% और इंडिया 3.5%, 3.7%। यूएस के तो देखो कुछ फॉरेन कमिटमेंट्स भी थे, हमने देख लिया अफगानिस्तान में कैसे पूरे किए, बट अल्टीमेटली इसलिए यूएस का एक्सपेंडिचर डिफेंस में काफी ज्यादा है। ये सारी कंट्रीज जो है इनकी स्पेंडिंग बड़ी है, 2019 से अब तक इनकी स्पेंडिंग बढ़ी है। जैसे जैसे वर्ल्ड में एक टर्मोइल दिख रहा है, इंस्टेबिलिटी दिख रही है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनते दिख रहे हैं, तो ऐसे में मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो ऑट टू बी इंक्रीज है, उसको बढ़ना ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है आईएमडी फोरकास्ट। नॉर्मल मानसून दिस ईयर देख ही रहे हैं, नॉर्मल मानसून आया है, ओवर नॉर्मल हो गया, सितंबर वेटेस्ट रहा है दिल्ली और आसपास के एनसीआर रीजन का। यहाँ पे यही कहा है कि लगभग 96 से 104% जो है वो रेनफॉल होगा, और हुआ भी है। इनफैक्ट दिल्ली में तो 1100 मिलीमीटर तक रेन अभी तक आ चुकी है। तो सीजनल रेनफॉल 98% है। लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करें, लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है एवरेज रेनफॉल कितना था अब से अब तक का। तो कहा जा रहा है 88 सेंटीमीटर रेन थी किसी साल, 100 सेंटीमीटर किसी साल, 1100 सेंटीमीटर किसी साल, एक 800 सेंटीमीटर, 800 मिलीमीटर, इस तरह से फाइनली रेन जो है वो निकाली जाती है। आईएमडी एक सेपरेट फोरकास्ट भी देता है मॉनसून कोर जोन का, जो रेन फेड एग्रीकल्चर को बताता है कि देश में जो कोर जोन है उनमें रेन कैसी रहेगी। एक कोर जोन है और एक आपके नॉन कोर जोन है। अब इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस साल मानसून अच्छा होने वाला है, तो चावल की, धान की खेती जो है या पैडी की अगर क्रॉप की बात करें तो हम बेटर उसको टाइमली शो कर सकते हैं। क्रॉप ईल्ड एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं, बैंक उस हिसाब से लोन्स भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट उस हिसाब से प्रोग्राम्स भी बना सकती है। 2 स्टेज का फोरकास्ट आता है साउथ वेस्ट मानसून का। जैसे कि आपको पता है इंडिया में जो प्रीडोमिनेंटली मानसून होता है वो साउथ वेस्ट होता है, अरेबियन सी से आने वाला है। अब यहाँ पे अप्रैल में और मई और जून में इसका फोरकास्ट लाया जाता है। अब इस साल मल्टी मॉडल एंसेंबल बनाया है, एक फोरकास्टिंग सिस्टम है ये ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स पे कपल किया गया है। अलग अलग क्लाइमेट सेंटर्स के प्रिडिक्शंस को लेता है, रिसर्च सेंटर्स के डेटा को लेता है, फिर एक फाइनल रिपोर्ट पे आता है। ये एमएमई क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक है, स्किल इंप्रूवमेंट के लिए है और फोरकास्ट एरर को कम करने के लिए। जैसे हमने देखा ना, फोरकास्ट है, नाम ही है देखो फोरकास्ट, आने वाले समय में क्या होगा, तो ये फोरकास्ट ही है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बहुत ज्यादा गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात की जाती है कि एरर्स को मिनिमाइज करो, जितने एरर्स मिनिमाइज होंगे उतना फोरकास्ट जो है वो रिलायबल होगा। यही इसकी चर्चा की जा रही है। इंडिया का अपना H2 अलायंस बन गया है। क्या है एग्जैक्टली H2 अलायंस? अब इंडिया को हाइड्रोजन इकोनॉमी को टैप करना है, सप्लाई चेन का मेंबर बनना है, और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस पे आने लगी हैं, कमर्शलाइज कर रही है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इंडिया H2 अलायंस में। एग्जैक्टली देखते हैं क्या है। ये एक इंडस्ट्रियल अलायंस है
जिसे चार्ट इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर डेवलप कर रही है। एग्जैक्टली होगा क्या? ये गवर्नमेंट एफर्ट से बनेगा। नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी रोड मैप बनाया जा रहा है 2030 तक, कैसे हम हाइड्रोजन को एज अ प्राइमरी फ्यूल गैस में लेके आए। नेशनल हाइड्रोजन टास्क फोर्स को भी बनाया गया है पीपीपी फॉर्मेट में। लार्ज स्केल एग्जीबिशन की बात की गई, प्रोजेक्ट्स दिखाओ कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स काम करेंगे। नेशनल हाइड्रोजन फंड बनाया जाएगा और हाइड्रोजन लिंक कैपेबिलिटीज बनाई जाएंगी, जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टोरेज हो, इंडस्ट्रियल यूज हो, ट्रांसपोर्ट यूज हो, जैसे जैसे यूसेज हो वो बढ़ता जाए। अब देखो हाइड्रोजन इकोनॉमी से होगा कि अभी बहुत प्राइमरी रिसर्च है, बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज पे है। हाइड्रोजन इकोनॉमी से कहीं ना कहीं आपको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। ये ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे फोकस करेगी, और साथ ही साथ आप देखेंगे स्टोरेज के केस में हाइड्रोजन का यूज कैसे होना है, कैसे इंडस्ट्रीज जो आपकी कोर इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स में आप कैसे इसको क्लस्टर्स को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े ट्रक में सोचिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होंगे तो फिर हमारा जो रिलायंस है डीजल पे या पेट्रोल पे वो कम हो जाएगा। रोबस्ट स्टैंडर्ड बनेगा हाइड्रोजन का, लिक्विड फॉर्म में, प्रेशराइज फॉर्म में स्टोर कर पाए, उसे टाइमली यूज कर पाए, ये सारी चीजें H2 अलायंस करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है यूएस इंडिया एनर्जी क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप देखना है। क्या पार्टनरशिप को वर्चुअल लीडर समिट क्लाइमेट चेंज में ऑन क्लाइमेट में लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2021 में हुआ था। समिट क्या है? बेसिकली सीरीज है ग्लोबल मीटिंग्स की जहां पे क्लाइमेट इश्यूज को टैकल किया जाता है। अब ये एक रन अप सीरीज है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की, COP26 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इंडिया यूएस जो है वो एक फॉर्म कमिटमेंट कर रही है कि कैसे हम अपने एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट्स को मीट करेंगे, कैसे हम अपने पेरिस क्लाइमेट डील को मीट करेंगे। यूएस तो खैर बाहर आ गया। बाकी जो हमने पहले क्लाइमेट डील्स किए हैं, कैसे हम बायलेटरल कोलैबोरेशन करेंगे, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पे नए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। यूएस ने कहा है कि वो इकोनॉमी वाइड टारगेट जो है अपने ग्रीन हाउस गैसेस के लगभग 50 से 52% ले जाएगा 2005 के डेटा से नीचे 2030 तक। ठीक है, तो 2005 से पहले जो भी उसके क्लाइमेट एग्जॉस्ट था, जो भी उसका कार्बन एग्जॉस्ट था, ग्रीन हाउस गैसेस एग्जॉस्ट था, उसका 50% ले जाएगा वो डिक्रीमेंट 2030 तक। इसके अलावा क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स पे इंडिया ने भी 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की बात की। इंडिया कह रहा है 2030 तक हम 450 गीगावाट एनर्जी जो है इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे सोलर फॉर्मेट से या नॉन रिन्यूएबल फॉर्मेट से। अब आगे नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, पावर एक्सचेंज ट्रेडिंग रिफॉर्म प्रपोज हुए हैं। कहाँ प्रपोज हुए हैं? प्रपोज ये इंटीग्रेटेड डे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रपोज किया है कि इंटीग्रेटेड डे अहेड मार्केट सिस्टम को, डैम पावर एक्सचेंज को, यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन और एनवायरमेंट और कन्वेंशनल एनर्जी को आप ट्रेड कर पाएंगे। बेटर पावर डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी, पेमेंट मैकेनिज्म हो जाएगा, पावर जनरेटर्स को अपना बिजली का दाम बेटर मिल पाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट है डैम इंटीग्रेटेड डे अहेड मार्केट। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट है जो डिलीवरी देगी नेक्स्ट डे पे। इससे क्या होगा, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी परचेज जो है वो शॉर्ट स्पैन में की जा सकेगी। जैसे आज मुझे ग्रीन एनर्जी चाहिए, मैं पावर एक्सचेंज पे गया, मैंने सप्लायर से बात की, मैंने सब एक अग्रीड कॉस्ट पे बिजली खरीदी, कल से मुझे सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्या है? जहां पे बायर्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स, इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर, सेलर्स एक साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी हो जाता है, सरकार बाहर जा रही है। अभी क्या होता है, देखो गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है बिजली के प्राइसेस, डोमेस्टिक यूज के लिए करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो अल्टीमेटली अब ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपनी बिजली का हिसाब किताब खुद करे, मतलब हम उनको कोई सब्सिडाइज प्राइस में नहीं देंगे, जैसा प्राइस डिस्कवरी हो जाए वैसे वो बिजली खरीद लें और अपनी जरूरतें पूरी कर लें। इसके लिए जो डिस्कॉम्स हैं इनके भी लॉसेस कम हो जाएंगे, डिस्कॉम्स अपने हिसाब से बिजली बेच पाएंगे, अपने तय दर पे बेच पाएंगे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो जाएगा और डिस्कॉम्स का परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। डिस्कॉम्स पे जो बहुत बड़े बड़े लोन्स हैं, आप देख रहे हैं लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ के जो लोन्स हैं डिस्कॉम्स से, वो भी उनके एटलीस्ट कम होंगे। अब पावर ट्रेडिंग मार्केट 2 प्लेटफॉर्म्स इस समय चलाते हैं भारत में, इंपॉर्टेंट बात है, पावर एक्सचेंज इंडिया PXIL और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, ये दोनों चलाते हैं। सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन जो है इन दोनों को रेगुलेट करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप एग्जाम में के लिए नोट कर लीजिए। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, प्लांट एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मैनर में बिजली यूज हो पाएगी, आपके लिए भी कॉस्ट कम होगी अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं, गारंटी मिलेगी, सबसे बड़ी बात है, टाइमली पेमेंट होगा, इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा, बिजली की सप्लाई चालू हो जाएगी, वहीं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा, रेशनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन लॉसेज जो है वो कम हो पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगला हमें देखना है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव क्या है। देखो सऊदी अरेबिया जो है वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज के साथ मिलके एक एडिशनल 40 बिलियन जो है वो ट्रीज प्लांट करने की बात कर रहा है वेस्ट एशियन रीजन में। तो इसे हम कहते हैं मिडिल ईस्ट का ग्रीन इनिशिएटिव। ग्रीन है तो ट्री का प्लांटेशन है, 40 बिलियन ट्रीज है।
5% ग्लोबल टारगेट है प्लांटिंग का, अगर दुनिया भर में जितने ट्रीज लगने हैं उसका 5% मिडिल ईस्ट कह रहा है हम लगाएंगे। अब इससे क्या होगा, 2.5% ग्लोबल कार्बन लेवल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ये ऐसा उनका मानना है। अगला टॉपिक है मानस ऐप। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने लॉन्च किया मानस ऐप। आइडिया क्या, प्रमोट मेंटल वेलबींग ऑफ सिटीजन अक्रॉस एज ग्रुप्स। मानस का मतलब क्या है, मेंटल हेल्थ नॉर्मलसी ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम। जैसे कि आप देखते हैं कोविड के टाइम पे मेंटल हेल्थ काफी इंपैक्ट हुई है, फिजिकल हेल्थ तो चलो फिर भी पता चल जाती है, मेंटल हेल्थ के बारे में कई बार पता नहीं चल पाता। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्केलेबल नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के थ्रू आपको कुछ सर्विसेज मिलेंगी, हेल्थ एंड वेलनेस एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज एक साथ एफर्ट्स मार पाएंगे, इंडिजिनस टूल डेवलप हो पाएंगे, रिसर्च हो पाएंगे और रिसर्च का डेटा आपको मिल पाएगा और आप इससे काफी कुछ जान पाएंगे। अगला टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 का। डब्ल्यूएचओ ने इस एजेंडे को रखा है यूनिसेफ और गावी के साथ, ठीक है, गावी एक वैक्सीन अलायंस है। अब इन्होंने लॉन्च किया इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 आईए 2030 वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान। अब ये एग्जैक्टली है क्या, देखो 2030 में ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल विजन और स्ट्रैटेजी है कि आप डिकेड 2021-2030 में इम्यूनाइजेशन पे खासा ध्यान देंगे और वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन को कवर करेंगे। ये एनविजन करता है एक ऐसा दुनिया जहां पे हर किसी को हर एज में मतलब फुल्ली बेनिफिट्स मिले वैक्सीन के, गुड हेल्थ के और वेलबींग के। इसी के चलते आप देखेंगे कि ये लर्निंग्स पे बेस्ड है गावी ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान के, और अनमेट टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करेगा। ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान 2011-2020 में लाया गया था। इससे देखो एम्बिशंस की बात की गई थी कि डिकेड ऑफ वैक्सीन, कैसे आप प्रिवेंटेबल डिजीजेस को वैक्सीनेशन के थ्रू खत्म कर पाए, देश दुनिया भर में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो, टाइमली वैक्सीनेशन हो, जिससे जो प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक में कहना नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यहाँ पे मीटी ने निक्सी के साथ, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ IPv6 को इंडिया में अडॉप्ट करने की बात की है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंपनीज एक्ट में स्टैब्लिश किया गया था। अब आइडिया क्या है, देखो जितने भी ISPs हैं, कहा जा रहा है उनके जो IP एड्रेसेस हैं उनके पास IPv4 में नहीं बचे, तो IPv6 की तरफ इंडिया मूव कर रहा है। IP एड्रेस बेसिकली क्या करता है, आपकी जो सिस्टम है उसको एक यूनिक कोड दे रहा है जिससे आपका सिस्टम या फिर आप तक आने वाला जो इंटरनेट है वो आइडेंटिफाई हो पाता है कि कहाँ पे किसको इंटरनेट मिल रहा है। ये जॉइंट एफर्ट है और इसमें क्या होगा, इसमें IPv6 के चलते एजुकेट किया जाएगा, इंटरनेट कम्युनिटी को शोकेस किया जाएगा कैसे हम IPv6 को के या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकते हैं, नेटवर्क्स को हम यूज कर सकते हैं, ट्रैफिक राउट कर सकते हैं और रूटिंग के लिए हम इन IP एड्रेसेस को यहाँ पे बेसिकली बना सकते हैं 6 के फॉर्मेट में। अभी देखो IPv6 सिक्योर है और फास्ट IPv4। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो IPv4 1981 में आया था, ये 1998 से आया हुआ 32 बिट IP एड्रेस है। इसमें 4.3 बिलियन एड्रेसेस ही हैं, ठीक है। अभी एड्रेस जो है रीयूज हो जाते हैं, मास्क हो जाते हैं, इस तरह से ये आप देखते हैं ये बनती है आपकी IPv4। लेकिन IPv6 जो है ये काफी ज्यादा 7.9 इंटू 10⁻28 एड्रेसेस यहाँ पे बन पाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल होता है और ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को भी सपोर्ट करता है। तो IPv6 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, लोकेशन हो पाएगा सिस्टम्स का, कंप्यूटर और नेटवर्क्स। तो IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस एक तरह से एक पोर्ट का एड्रेस होता है जिससे पता चल जाता है कि अच्छा ये इंटरनेट कनेक्शन इस सिस्टम को दिया जा रहा है, सिस्टम आइडेंटिफाई हो जाता है। आप देखते होंगे जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो IP एड्रेसेस को ही ट्रैक करके हम उस सिस्टम तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट हमें करना है जुरोंग के बारे में। जुरोंग नेम है चाइना के पहले मार्स रोवर का, ट्रेडिशनल फायर गॉड के नाम पे इन्हें रखा गया है। अब रोवर जो है तियानवे-1 में भेजा गया है मार्स ऑर्बिट में और ये लैंड करेगा 2021 में। एविडेंस देखेगा लाइव का, जुरोंग जो है वहां पे जाके लाइव के एविडेंस देखेगा। नाम जैसा बता रहा है जुरोंग, चाइनीज है, मार्स रोवर के साथ गया है। तियानवे-1 का गोल क्या है, मैप करना है मार्शियन सरफेस को, वहां के क्लाइमेट की स्टडी करना है और वहां से रिलायबल डेटा लेके आना है। उससे क्या होगा, उससे पता चल जाएगा कि क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। अब यहाँ पे पहले भी आप देख चुके हैं कि यूटोपिया प्लेंटिया जो है एक रॉकेट टू प्लेन था, ये 1976 में टच हुआ था। चाइना जो है थर्ड कंट्री, इंपॉर्टेंट है, थर्ड कंट्री बनेगी अपना रोवर जो है मार्स पे भेजने वाली। सोवियत यूनियन, US और अब चाइना, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो आज के लिए हमें इतना ही जानना था। आगे के टॉपिक्स जो हैं अब हमें करने हैं जून मंथ के टॉपिक्स और कुछ लेफ्ट ओवर मई मंथ के टॉपिक्स, जिसे हम सेट 16 में करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।